पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शरदकालीन गन्ने की ट्रेंच विधि से बुआई और उसके लाभ, बागों में हानिकारक कीटों की रोकथाम पर जानकारी, किसान भाइयों, अपने राज्य की मुख्य व्यावसायिक फसल गन्ने की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है। क्योंकि इस समय गन्ने की बुआई के लिए उपयुक्त है, तो हमारे बहुत से किसान भाई इसकी बुआई की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन आज भी हमारे कुछ किसान भाई इसकी बुआई परंपरागत तरीके से ही करते हैं, जिससे उनकी बुआई प्रक्रिया में अधिक लागत, श्रम और समय लगता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हें गन्ने से कम पैदावार मिलती है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए एक अच्छा विकल्प है ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई, और इसके बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के निदेशक डॉक्टर वीएल शर्मा। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन गन्ने की खेती से आज भी उपज बहुत कम मिल रही है। गन्ने की फसल से अधिक उपज और चीनी की अधिक रिकवरी के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक सतत प्रयासरत हैं। गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में 5 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेश के गन्ना मिलों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के निदेशक डॉक्टर शर्मा ने ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती पर जानकारी दी। स्प्रिंग प्लांटिंग का किसान भाई ज़्यादा करते हैं, लेकिन अगर यील्ड बढ़ानी है तो ऑटम प्लांटिंग की बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ ऑटम प्लांटिंग में भी ट्रेंच प्लांटिंग की नया टेक्नोलॉजी हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। इसमें ट्रेंच में देखिए इसका कवर अप करा है, ट्रेंच में बोया जाता है गन्ना, और इसकी डेप्थ जो है 25 सेंटीमीटर करीब होती है। इससे कम से कम 10 से 15% तक यील्ड ज़्यादा मिलती है। ऑटम प्लांटिंग में स्वयं में 20 से 25% तक यील्ड ज़्यादा मिलती है, लेकिन इसमें ट्रेंच में करिए तो और भी ज़्यादा, यानी करीब 30 से 40% तक यील्ड हम इससे ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने उत्तर प्रदेश की रिकवरी और उत्तर प्रदेश की गन्ने की यील्ड नेशनल लेवल के ऊपर पहुंचानी है। इस साल आपको विदित होगा कि हम रिकवरी के मामले में नेशनल लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं, यानी 9.6% जो लास्ट ईयर थी वो 10.6% हो गई है, और नेशनल लेवल है 10.3%। नेशनल लेवल 69% है, 69 MT पर हेक्टेयर है, जो हमें 70 MT पर हेक्टेयर इस साल करनी है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 20% तक ऑटम प्लांटिंग करें और लेट प्लांटिंग को त्यागें। शिक्षण का उद्देश्य हमारा है कि जो भी हमने कुछ पाया या पुरानी चीज़ें जो हमारी टेक्नोलॉजी किसानों तक नहीं पहुंची हैं, वो किसानों तक पहुंचाने के लिए हम हर साल प्रशिक्षण रखते हैं। इस साल भी ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें 53 सहभागी हमारे आए हुए हैं। जहाँ तक प्रजातियों के विषय में है
तो प्रजातियां अभी पिछले साल 2015 में हमने 2 डेवलप की है, कोसा 12232 और कोसे 11453। इसके पहले हमने 14 में 2 प्रजातियां रिलीज़ की थी, जिसमें कोसे 84 ऑन और कोसा 8276 08276 ये 2 हमने रिलीज़ की थी। तो 4 प्रजातियां ये मिडलेट में थी। अर्ली में 238 118 05125 8272 ये हमारे पहले से रिलीज हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। अब हमारे पास प्रजातियों की कमी नहीं है, किसान भाई कॉम्बिनेशन करके और अपना मिडलेट या अर्ली का ज़्यादा उपज बढ़ा सकते हैं और साथ में चीनी मिल की रिकवरी भी बैलेंस करके ज़्यादा प्राप्त की जा सकती है। ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती के महत्व को आपने समझा। अब आपको मिलवाते हैं इसी संस्थान के डॉक्टर जादौन से, जो ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई पर तकनीकी सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले प्रथम जुताई जो है डिस्क प्लाऊ से मिट्टी पटवा हल से करें, जिससे 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर गहराई की जुताई हो जाए। उसके बाद 2 कल्टीवेटर की से जुताई करें, 2 हैरों से, लास्ट में जो है रोटावेटर से उसको भुरभुरा बना दें। ये हमारा खेत तैयार हो जाता है। उसके बाद जो भी गन्ने की बुवाई हमारा मेथड है ट्रेंच ओपनर से, तो ट्रेंच ओपनर से लगभग 4.5 फीट की दूरी पर इसको ट्रेंच ओपनर से गूलें बनाई जाती हैं, जिससे उनकी गहराई जो है कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर बन जाए। उसमें सर्वप्रथम पे करते हैं हम, जितना भी ट्रेंच ओपनर आपको खुल जाता है तो उस वगैरह जो भी बेसन में दिया जाता है, तो गोबर की खाद जो है या प्रेसमेंट जो है 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से फरों के अंदर डाला जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर में आपका सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, यूरिया की मात्रा जो है 58 kg प्रति एकड़ के हिसाब से है। 200 kg आपका सिंगल सुपर फास्फेट है और 30 kg आपका MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और 10 किलो जिंक। इतनी मात्रा फरों में डाल करके उसको मिक्स करा दें। बिना मिक्स कराए हुए अगर करेंगे तो जमा प्रभावित होगा। अब बात आती है कि बीज कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले बीज को जहाँ पौधशाला खड़ी है वहाँ से बीज कटवाते हैं। कटवाने के बाद अगर रूट जोन अगर डेवलप नीचे से हो जाता है उसको थोड़ा निकलवा देते हैं और 2 आंख के पेंडे कटवाते हैं। बीज शोधन के लिए बायोस्टीन एक दवा है जो फंगीसाइड है, जो कि जमा वर्धक भी है और जितने भी बीमारियां जो भूमिजनित होती हैं उनको कंट्रोल करती है। इसके लिए आपको 40 लीटर पानी में 40 ग्राम दवा और 2 दवा आती है जिसको केमिकल जो है एमिडाक्लोप्रिड होता है, उसको 20 ml दवा डाल करके उसका प्रयोग कर लिया जाता है और इस 2 टुकड़ों को आपको कम से कम 5 मिनट के लिए घोल के अंदर डाला जाता है। उसके बाद हम बीज के लिए बुवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रेंच में 2 तरह की बुवाई होती है, एक सीढ़ीनुमा, एक पैर। सीढ़ीनुमा में आप देख रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का टुकड़े का फासला दिया गया है, एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की दूरी। और पैदल में आपके समानांतर 2 दोहरी नाली जो बनाई जाती है वो थोड़ा सा सिरा से सिरा मिला करके या थोड़ा सा हटा करके उसको लगा दिया जाता है। 1 इंच मिट्टी गिराई जाए जिससे गन्ने का जमा प्रभावित न हो। जैसे ही नमी अगर कम महसूस होती है तो उसमें हल्की सिंचाई करा देते हैं नालियों के अंदर। तो ये इस प्रकार से अगर हम बुवाई करते हैं तो हमारा गन्ने का जमाव 15 से 20 दिन में होकर निकल जाता है। साथ ही साथ अंतः फसल के रूप में जो आप ले रहे हैं, जहाँ आपको गन्ने के साथ में दूसरी फसल भी प्राप्त हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि गन्ने में जो भी लागत आती है, जो भी खर्चा आता है, वो आपके अंतर फसल से निकल जाता है। शरदकालीन गन्ने की बुवाई का उचित समय तो 15 सितंबर से लेकर के और 30 अक्टूबर तक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इससे किसान किस प्रकार लाभान्वित होंगे? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है संस्थान के प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार पाठक। प्रत्येक वर्ष उत्तर भारत में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में सार्थक वृद्धि विषयक 5 दिवसीय एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी 29 अगस्त से 2 सितंबर तक ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि उत्तर भारत में किस तरीके से गन्ना एवं चीनी का उत्पादन बढ़ाया जाए। आज हमारी आवश्यकता है कि प्रति हेक्टेयर कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार की जाए। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, नेपाल से कुल 53 प्रशिक्षणार्थी आए हुए हैं और इन 53 प्रशिक्षणार्थियों को कुल 23 लेक्चर के द्वारा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा लेक्चर दिया जा रहा है और उस लेक्चर में इनको किस तरीके से बेहतर तरीके से हम समझा सकें, ताकि ये चूँकि चीनी मिल के प्रतिनिधि हैं और किसानों के काफ़ी निकट होते हैं, तो ये जा कर के अपने क्षेत्र में किसानों को किस तरीके से ज़्यादा समझा सकें, इसी उद्देश्य से स्लाइड प्रेजेंटेशन के द्वारा इनको समझाया जा रहा है। आइए मिलते हैं ग्राम खरिया, जिला सीतापुर के किसान अब्दुल हादी से, जो ट्रेंच विधि से गन्ने की खेती करते हैं
और अपने अनुभव आपके बीच साझा कर रहे हैं। कोसा 0238 की जो प्रजाति हम लगाए हुए हैं वो काफ़ी लगभग सन 2008 से हम ये शुरुआत की थी इसको। फिर इसकी ईल्ड हमने अच्छी देखी तो इसकी पैदावार पर विशेष ध्यान देते रहे। तो हमको 2012 और 13 में हमको 1998 कुंटल पर हेक्टेयर की उपज पहली बार क्रॉप कटिंग में अनुमान से लगाई गई। फिर उसके बाद फिर उस पर ध्यान दिया गया और ज़्यादा काफ़ी मेहनत हमने प्रयास किया कि इसकी फुल उपज कितनी हम ले सकते हैं। दूसरी बार 2013 और 14 में हमने उसकी फुल यील्ड प्राप्त की 2941 कुंटल पर हेक्टेयर की, जिस पर हम अब भी कह रहे हैं अगर इससे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो भी अभी और आगे बढ़ने की थोड़ी बहुत संभावना बाकी हो सकती है। बुआई हमने सितंबर का प्रथम सप्ताह में शुरू की। विधि हमारी ट्रेंच मेथड थी, सीढ़ी नुमा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में आम के बाग प्राय सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और किसान भाई अक्सर फलों की तुड़ाई करने के बाद इन बागों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते, जिससे आम के वृक्षों पर हानिकारक कीटों और रोगों का प्रकोप होने लगता है और ये कीट और रोग आम के बागों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए समय समय पर इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी होता है। तो आम के बाग में हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं जिला पूर्णिया के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर IN शर्मा से। इस समय कुछ पॉलीफेगस इंसेक्ट्स मतलब बहुभक्षी कीट का आक्रमण होता है। उन्हीं बहुभक्षी कीटों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है व्हाइट ग्रब या उजला गिडार, जिसको गुरमेला भी कहते हैं। इस कीट का आक्रमण साल में इसका एक ही जेनरेशन होता है और इसका एडल्ट जो है वह प्रथम वर्षा जो मानसून ब्रेक करेगा उसी समय प्रथम वर्षा के समय ज़मीन के अंदर से, खास करके बलुआही ज़मीन के अंदर से वह एडल्ट इसका निकलता है। यह कीट बहुत तरह के स्पीसीज होता है, उसमें बड़ा बड़ा भी होता है और छोटा छोटा भी थोड़ा सा लंबा इस तरह का कीट होता है। सफेद लट का प्रौढ़ एक भृंग है जो प्राय भूरे रंग का 18 से 25 मिलीमीटर लंबा तथा 8 से 13 मिलीमीटर चौड़ा होता है। पंख मजबूत और कड़े होते हैं जो पीठ को पूरी तरह से ढक नहीं पाते, अतः पीठ का पिछला हिस्सा कुछ खुला सा रहता है। इसके प्रौढ़ भृंग खेजड़ी, नीम, बेर, जामुन, गुलर, अमरूद, शीशम एवं पलाश आदि के वृक्षों पर बसेरा करते हैं तथा पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बरसात के समय ये भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं और सायंकाल अंधेरा होते ही 7 से 8 बजे उड़कर खेतों में लगे इन पेड़ों पर पहुंच जाते हैं। सफेद लट के ये भृंग कभी कभी तो इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि केवल पत्तियों की मोटी नसें ही शेष बचती हैं। ये प्रौढ़ भृंग कीट नीम तथा खेजड़ी की पत्तियों को अपेक्षाकृत अधिक पसंद करते हैं। यह कीट जब जमीन के अंदर से निकलता है उस समय यह किसी भी पौधे को, वह आम हो, लीची हो, कटहल हो, उसके
उसके पौधे के ऊपर शाम के समय निकलता है। शाम के समय उस पेड़ पर, जिस किसी भी पेड़ पर या झुंड के झुंड में हजारों की संख्या में और खास करके नए पत्तों पर जाता है तो उस समय उसको पत्ती विहीन कर देता है। यदि कम जनसंख्या रही तो उसमें छेद हो जाता है या किनारे से कटा हुआ दिखाई पड़ता है। तो यदि आप बलुआही ज़मीन है तो उस ज़मीन में आप सॉइल ट्रीटमेंट भी किसी परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड से करके, जैसे क्लोरपाइरिफॉस हुआ, इससे आपको एडल्ट जो निकलेगा वह वहीं पर समाप्त होगा। वाइट ग्रब के एडल्ट के कंट्रोल के लिए भी कोई भी एंटीफिडेंट या परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड, आप तो फल नहीं लगा हुआ है, केवल पत्ती को बचाना है, इसलिए परसिस्टेंट इंसेक्टिसाइड क्लोरपाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर या ट्राइजोफॉस उसका भी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके और आप छिड़काव कर दें स्टिकर मिला करके, तो आपकी पत्ती बच जाएगी और उससे आपकी वृक्ष जो है उसका बढ़वार भी अधिक होगा और आपको समय पर जो फल आता है वह फल आएगा और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में हल्के बादलों के साथ शुष्क मौसम रहने के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई धान की समय से रोपी अगेती पकी किस्मों जैसे गोविंद, साकेत 4, मनहर, पूसा सुगंध 3, पंत धान 12 आदि की फसल जिसके दाने पीले सुनहरे रंग के हो गए हों तथा तने भी पीले पड़ गए हों की कटाई इस सप्ताह करें। कटाई के बाद कटे लाख को 1-2 दिनों तक खेत में ही सूखने हेतु पड़ा रहने दें। बाद में खलियान में इकट्ठा कर पैडी थ्रेसर की सहायता से थ्रेसिंग करें या लोहे के ड्रम पर पटक कर अनाज को पुआल से अलग करें। अनाज को फर्श पर इतना सुखाएं कि भंडारण करते समय 12% से अधिक नमी न हो। इस सप्ताह रात्रि के समय संभावित भारी ओस पड़ने के मद्देनजर अनाज को दिन में सुखाने के बाद सायं होते ही इकट्ठा कर अनाज के ढेर को टाट या प्लास्टिक की पल्ली से ढक दें। जिस खेत के धान की फसल की 75% बालियां पक गई हों उनमें सिंचाई रोक दें। इस सप्ताह बारिश न होने के कारण बालियों में दूध बनने की अवस्था की फसल में कम नमी की दशा में सिंचाई करें जिससे पैदावार में बढ़ोतरी हो सके। पिछले दिनों धान की इस अवस्था की फसल में कहीं कहीं तना भेदक एवं भूरा फुदका कीटों का प्रकोप देखा गया है तथा इस सप्ताह के ऐसे मौसम में इन कीटों का प्रकोप और भी बढ़ सकता है। अतः कीटों की पहचान कर तना भेदक कीट की रोकथाम हेतु 36 SL मोनोक्रोटोफास की 600 मिलीलीटर तथा फुदका कीटों का प्रकोप होने पर बुब्रोफेजिन कीटनाशी की 400 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दोपहर के समय एक छिड़काव अवश्य करें। जो किसान भाई किसी कारणवश लाही की बुआई अभी न कर पाए हों वे इस सप्ताह से संभावित शुष्क मौसम एवं अनुकूल तापमान के मद्देनजर इसकी बुआई इस सप्ताह करें। इसके साथ ही इस सप्ताह से राई अर्थात सरसों की बुआई हेतु भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः सरसों की रोगरोधी एवं अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों जैसे क्रांति, कृष्णा, वरुणा, रोहिणी, उर्वशी,
कांति, माया, बसंती अथवा पंतराई 19 आदि में से किसी भी किस्म का प्रमाणित बीज उपलब्ध होने पर इस सप्ताह बुआई करें। इन सभी किस्मों की उत्पादन क्षमता 8 से 10 कुंतल प्रति एकड़ है। बीज के अच्छे जमाव हेतु बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित कर लें। यदि खेत में मृदा नमी कम हो तब पलेवा करें, साथ ही प्रमाणित बीज ही बोएं। यदि घर का बीज बो रहे हों तब फसल को बीमारियों से बचाने हेतु बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज दर 2 किलोग्राम प्रति एकड़। कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के समय 40 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट व 40 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ की दर से खेत में दें। दिन के तापमानों में संभावित वृद्धि के कारण सोयाबीन की देर से बोई फूल आने एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल में अर्धकुंडलक, सुंडी व तंबाकू की इल्ली कीटों के प्रकोप की संभावना है। अतः जिस फसल में ये कीट दिखाई दें उसमें ट्राइजोफास की 200 मिलीलीटर या मीथेनिल की 800 मिलीलीटर अथवा क्यूनालफास की 600 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से फसल पर छिड़काव करें। अगेती एवं समय से बोई कुछ किस्मों की फसल में यदि 70 से 80% पत्तियां पीली पड़कर गिर रही हों तथा फलियां भूरी होकर सूख जाएं, तब समझ लें कि फसल कटाई योग्य तैयार है। अतः ऐसी अवस्था की फसल की इस सप्ताह दरांती की सहायता से लगभग जमीन की सतह से कटाई करें तथा 2 दिन तक खेत में खुला छोड़ने के बाद मड़ाई करें। किसान भाई हरे चारे हेतु इस सप्ताह से बरसीम की बुआई प्रारंभ करें। इस हेतु धान की फसल की कटाई के बाद खाली हुए खेतों का चुनाव करें। मिट्टी चिकनी हो तथा जिनमें जल धारण क्षमता अधिक हो। पर्याप्त नमी की दशा में 2 से 3 बार हैरो चलाकर खेत की जुताई कर समतल कर लें। बरसीम की अधिक पैदावार देने वाली मुख्य प्रजातियों जैसे वरदान या मिस्कावी के बीज की 8-10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से लंबी क्यारियों में छिटकुआं विधि द्वारा बुआई करें। प्रमाणित बीज ही बोएं तथा यदि घर का बीज बो रहे हों तब बीज को पहले 5% नमक के घोल में भिगोएं, जिससे कि 9 उग सकने वाले खराब हुए बीज तथा कासनी के बीज पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगेंगे। इन्हें ऊपर से हटाकर नीचे के शुद्ध बीज को 400 ग्राम बरसीम के जीवाणु कल्चर से उपचारित करके बुआई करें। यदि यह कल्चर उपलब्ध न हो तब बरसीम के पुराने खेत की 50 किलोग्राम मिट्टी प्रति एकड़ की दर से इस खेत में बखेर दें। बरसीम के बीज के साथ 750 ग्राम चारा सरसों का बीज भी मिला लें, जिससे कि प्रथम कटान में हरे चारे की जल्दी व अच्छी बढ़वार प्राप्त हो। लहसुन, मटर, आलू, धनिया, मेथी, पालक, मूली आदि की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः किसान भाई खेतों की जुताई कर खेत की तैयारी कर लें। यदि खेत तैयार हों तब बुआई हेतु लहसुन की पंतलोहित, एग्री फाउंड सफेद G313, यमुना सफेद आदि, मटर की अर्किल, पंत सब्जी मटर 3, पंत सब्जी मटर 5, आजाद मटर 1, आजाद मटर 3, धनिया की पंत हरितिमा, स्वाति, साधना आदि, आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी अशोका, मेथी की पूसा अर्ली वंचिंग, कसूरी मेथी या पंत रागनी आदि, पालक की आलग्रीन, पूसा ज्योति, पूसा पालक, पूसा हरित आदि, मूली की जापानी व्हाइट, पूसा रेशमी, पूसा हिमानी या पूसा चेतकी आदि किस्मों में से ही बीज का चुनाव करें। बुआई के समय मृदा परीक्षण के आधार पर सुझाए उर्वरक दें। कम नमी की दशा में पलेवा करें। चूँकि बारिश का मौसम चला गया है तथा दिन में तापमान अधिक रहने की संभावना है, जिससे परजीवियों एवं आंत्रशोथ के कारण नवजात बछड़ों एवं बच्चियों की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः इनसे बचाव हेतु नवजातों को प्रथम दिन 2 चम्मच आटोमाइसिन न्यूट्रिशन फार्मूला पिलाएं एवं आंतरिक परजीवियों जैसे गोल कृमि व फुफ्फुस कृमि से बचाने हेतु 6 माह तक प्रति माह पिपराजिन 10 ग्राम या थायोबेंडाजोल 3.5 ग्राम प्रति 45 किलोग्राम शरीर भार की दर से नवजात बच्चों को दें। पहली खुराक तीसरे दिन तथा दूसरी खुराक 7वें दिन पिलाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बिलहरी गाजीपुर के सीमांत यादव ने। आपने दुधारू पशुओं की दूध ज्वर की समस्या से बचाने के उपायों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। होता क्या है, जो अधिक दूध देने वाली हैं वो पशु बच्चा पैदा होने के बाद
पशु के दूध से कैल्शियम का स्राव उनके हड्डियों से ज्यादा हो जाता है और पशु चारा कम कर देगी, उसको बुखार एकाएक बहुत तेज होगा, फिर बुखार गिर जाएगा, वो बैठ जाएगी और उल्टा मुंह करके वो बैठी रहेगी, फिर उठेगी नहीं वो। तब आपको समझ लेना चाहिए कि दूध ज्वर का असर इस पर आ रहा है। इसका मुख्य लक्षण यही है। अगर आपकी पशु ज्यादा दूध दे रही है तो पशु का जो प्योस हो वो बच्चे को पिलाने के बाद जो बाकी बचता है पुनः उस पशु को पिला दिया जाए, जिससे कि उसकी रिसाइकलिंग हो जाती है, कैल्शियम फिर बॉडी में पहुंच जाता है और पशु आपका जो है मिल्क फीवर नाम से जो है दूध ज्वर से काफी बचाव हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चा देने के 1 महीने पहले से पशु को जो है कैल्शियम की मात्रा अलग से देनी चाहिए, जो कि तमाम नाम से जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं पशुओं की वहाँ उपलब्ध है और उनको जो है नियमानुसार 30 ml पर दिन आपको कम से कम कैल्शियम का प्रयोग किया जाए। दर्शकों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए दर्शकों, अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तैयार करने की विधि। मिर्च की फसल में लगने वाले रोग एवं उनका नियंत्रण। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।